हाय एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप तुम सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मैं चाहता हूँ तुम लोग पढ़ाई करते रहो, एग्जाम देने हैं, ठीक है। कुछ और मत करना। अब हम एफटीपी की लास्ट वीडियो की बात करते हैं। हमारा एफटीपी की एक ही वीडियो बची है और वो भी आज एफटीपी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे 5 मार्क्स का पंगा खत्म। तो अब लास्ट स्कीम जो हमारी बची है दैट इज SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ठीक है। इसमें क्या करना है? अभी तक हमने जितनी भी स्कीम्स पढ़ी वो सारी की सारी स्कीम्स गुड्स को लेकर थी, गुड्स को थी, कुछ कैपिटल गुड्स को थी, लेकिन सर्विसेज के लिए कोई स्कीम। तो सर्विस प्रोवाइडर्स रोते रोते गए किसके पास? मोदी जी के पास, कि मोदी जी हमारे लिए भी तो कुछ करो। तो मोदी जी ने कहा ठीक है, जाओ ऐश करो, तुम्हें भी स्कीम देते हैं। स्कीम क्या दे दी? SEIS, सर्विसेज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है। उन्होंने बोला अगर आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करोगे, कौन सी सर्विसेज? नोटिफाइड सर्विसेज। कैसे करोगे? जैसे मैं बोलूंगा तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट कैसे मिलेगा? तुम्हें बेनिफिट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स का क्या मतलब है? यानी इट्स इज जस्ट लाइक अ वाउचर। कि अगर आप जैसे अमेजोन का वाउचर का एग्जांपल लो, अगर आपको कोई चीज पसंद आती है, लेट्स से आपको एक वॉच पसंद आई अमेजोन से, आप ऑर्डर कर रहे हो और आपको वो वॉच आपकी 10,000 रुपीज की है और आपके पास 2,000 का अमेजोन वाउचर है, तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ 8,000 पे करोगे, है ना। 2,000 वाउचर से रिडीम हो जाएगा। इसी तरीके से मोदी जी आपकी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से खुश होकर आपको एक स्क्रिप्ट देंगे। वो स्क्रिप्ट बिल्कुल वाउचर की तरह होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी है 1 लाख रुपीज, आपके पास स्क्रिप्ट कितने की है? 40,000 रुपीज की, तो आपको नेट पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 60,000 की। कितनी? 60,000। 1 लाख माइनस 40,000। तो ये उन्होंने बोला कि आपको हम एक स्क्रिप्ट दे देंगे, लेकिन आप क्या करोगे? नोटिफाइड सर्विसेज जो है आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, और जिस तरीके से मैं बोलूंगा स्पेसिफाई मैनर में होगा, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है। नोटिफाइड सर्विसेज हमारे कोर्स में नहीं है। जो हमारे पास नोटिफाइड सर्विस हमारे कोर्स में नहीं है, और इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सोचो। जैसे कोई भी बेनिफिट अगर तुम्हें मिलता है तो कैसे मिलेगा? तो तुम्हें बेनिफिट मिलता है तुम्हारे एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट को यहाँ पे काउंट करना है NFE, नेट फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है। तो अगर आप कभी भी नेट फॉरेन एक्सचेंज निकालोगे, नेट फॉरेन एक्सचेंज का लेट से आपको मिलता है, आपकी एक नोटिफाइड सर्विस है, आप लोगों ने उसका नेट फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग निकाली, और उसके साथ एक रेट मिलेगा, नोटिफाइड सर्विसेज का एक रेट मिलेगा, उस रेट से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज की आपका नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स थी, आपने 10% उस पर लगाया तो आपका कितना है? 10,000। तो आपकी स्क्रिप्ट की वैल्यू क्या होगी? 10,000। ठीक है। तो मोदी जी ने क्या बोला? अगर आप नोटिफाइड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करोगे इन दी स्पेसिफाइड मैनर, आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस पॉलिसी का? इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था आप एक्सपोर्ट करो नोटिफाइड सर्विसेज का। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव था। एलिजिबल सर्विस प्रोवाइडर कौन हुए? वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो नोटिफाइड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड इन दी स्पेसिफाइड मैनर। ठीक है। और उनको क्या करना है? मिनिमम कुछ नेट फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग करके देनी है। सबको बेनिफिट्स ऐसे ही थोड़ा ना मिलता है। बेनिफिट मिलने के लिए तुम्हें साबित करना पड़ेगा अपने आप को, तुम्हें कुछ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे किससे मेजर होगी? नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से। नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग दो पार्ट्स में डिवाइड करी। अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो, तो आपको US डॉलर्स 10,000 लाने पड़ेंगे एटलीस्ट, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो, जैसे कंपनी हो, तो आपको 15,000 USD लाने पड़ेंगे। कितने? 15,000 USD। इस पर तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा आ सकता है? MCQ भी, प्रैक्टिकल भी। कितनी लिमिट होती है? ठीक है। मिनिमम, जैसे वैल्यू एडिशन पढ़ते थे ना हम एडवांस ऑथराइजेशन में, है ना। यहाँ पर क्या है? तुम्हें कितना नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने आप यहाँ देखोगे इलस्ट्रेशन 4 की रेफरेंस दी है। इट मींस जो इलस्ट्रेशन 4 है पेज नंबर 8.25 पे, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। ठीक है। तो आप इसको भी रिवाइज कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक हमने देखी, तो सारी की सारी चीज किस पे घूम रही है? नेट फॉरेन एक्सचेंज पे। तो नेट फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, तो इसको ध्यान से सुनना।
ठीक है। नेट फॉरेन एक्सचेंज, नेट फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? ग्रॉस अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज माइनस टोटल एक्सपेंसेस या पेमेंट रेमिटेंसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द आईईसी होल्डर रिलेटिंग टू सर्विस सेक्टर इन द फाइनेंशियल। ठीक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट, जो भी तुम सर्विसेज प्रोवाइड करोगे ना, नोटिफाइड सर्विसेज, तुम्हारे पास आईईसी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर तुम्हारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं है तो तुम्हें इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल सकता। अब तुम सोचोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, हम कोई भी सर्विस हो या गुड्स हो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड तो होना ही चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। यहाँ आप गलती करते हो। सर्विसेज को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें आईईसी लेना जरूरी नहीं होता। ठीक है, गुड्स के केस में चाहिए, सर्विस के केस में जरूरी नहीं है। क्योंकि सर्विस के केस में जरूरी नहीं था, इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया गया कि तुम्हारे पास आईईसी होना चाहिए। यानी ये बोल रहे हैं तुम्हें कि तुम रजिस्टर करो हमारे पास पहले कि तुम एक्सपोर्ट करने वाले हो। ठीक है, तो आईईसी होना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास आईईसी नहीं है और तुम नोटिफाइड सर्विस कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज भी लाके दे रहे हो, तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा। आईईसी होना जरूरी है। ठीक है। नेट फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे थे, तो नेट फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? ग्रॉस अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिंपल सिंपल, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। ग्रॉस फॉरेन एक्सचेंज यानी तुमने जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करी उससे तुमने कितना कमाया, कितनी अर्निंग तुम इंडिया में लेकर आए। ठीक है। अब उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में तुमने कुछ एक्सपेंस किए होंगे। एक्सपेंस तुम्हारे इन इंडियन करेंसी भी हो सकता है, इन फॉरेन करेंसी भी। अगर तुम्हारा कोई भी एक्सपेंस फॉरेन करेंसी में, तुम उसको माइनस कर दोगे जितना तुमने अर्न किया। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो तुम्हारा फॉरेन करेंसी में नहीं है, आईएनआर में, तुम उसको एक्सपेंस को माइनस नहीं करो। लॉजिकल। क्यों? क्योंकि तुम निकाल के रहे हो नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। अगर तुम इंडियन करेंसी को माइनस कर दोगे तो कहां से फॉरेन एक्सचेंज निकलेगा? क्योंकि इंडियन करेंसी तो आईएनआर में है ना। डॉलर की बातें करती है ना, हमें तो डॉलर की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? डॉलर में कितना कमाया और डॉलर पे कितना खर्च किया, दैट इज योर एनएफ। ठीक है। अब हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा था कि आप क्या करोगे? नोटिफाइड सर्विसेज दोगे, किसमें? एक स्पेसिफाइड मैनर में। अब बढ़ेंगे हम स्पेसिफाइड मैनर के। स्पेसिफाइड मैनर में क्या बताया? सर्विस प्रोवाइडर ना चार तरीके के होंगे। हमने बोला सर्विस प्रोवाइडर कितने तरीके के हैं? चार तरीके के। सब मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4। लेकिन इस स्कीम को मिलने के लिए हमने सिर्फ दो मोड्स को स्पेसिफाई किया है, मोड 1 एंड मोड 2। तो हमारे लिए स्पेसिफाइड मैनर क्या होगा? मोड 1 की सर्विसेज और मोड 2 की। अगर आप मोड 1 की तरह फुलफिल करते हो तो आपको स्कीम मिलेगी, मोड 2 की तरह फुलफिल करते हो तो आपको स्कीम मिलेगी, अदरवाइज आपको स्कीम नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं मोड 1 क्या है, मोड 2 क्या है। मोड 1 में बोलता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। यानी सिंपल सा एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है। ठीक है, मेरी एक कंपनी यूएस में भी है, मेरी एक कंपनी इंडिया में भी है। मैं क्या कर रहा हूँ? इंडिया की सर्विसेज, इंडिया क्या कर रहा है? यूएस में सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है और यूएस की जो कंपनी है वो आगे सर्विसेज दे रही है। ठीक है। अब इस केस में हो क्या रहा है? क्या मैं डायरेक्टली सर्विसेज दे रहा हूँ? नो। मैं किसको दे रहा हूँ? अपनी ही रिलेटेड पार्टी को दे रहा हूँ और वो लोग आगे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको क्या करना है? सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड। ठीक है। यही अगर मैं इंडिया में बैठा बैठा यूएस की किसी कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ, अपनी कंपनी को नहीं, यूएस की किसी कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ, अलाउड है, तुम्हें मिल जाएगा बेनिफिट। ठीक है। मोड 2, कंजम्पशन अब्रॉड। इसका क्या मतलब है? कि तुम्हारी कंजम्पशन अब्रॉड में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम अपनी थ्रू दे रहे हो। जैसे तुमने मोड 1 देखा ना कि तुम अपनी कंपनी तुमने यूएस में खोल ली और वहां से ही तुम सर्विसेज दे रहे हो, अलाउ नहीं किया। तो अब लोग क्या करने लगे? कंपनी नहीं खोली उन्होंने, उन्होंने क्या किया? यहाँ से अपने लोग भेज दिए। मेरे एम्प्लॉय है, मेरी ब्रांच ऑफिस है, मान लो फॉरेन में, तो क्या हो गया? हो नहीं सकती क्या? हो सकती है, फॉरेन में है, वो वहां से सर्विसेज दे रहे हैं, अलाउ है। गवर्नमेंट ने कहा नो, तुम खुद सर्विसेज दोगे डायरेक्ट, तुम वहां पे अपनी ब्रांच नहीं बना सकते। ठीक है, तुम वहां पे अपने ऑफिस के थ्रू सर्विसेज दे सकते, तुम्हें जो करना है इंडिया से करना। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चले आगे। दिस इज मोड 1, दिस इज मोड 2। ठीक है, ये खत्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। ये जो मेन क्रक्स था हमारा, खत्म। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाँ, कोई भी स्क्रिप्ट अगर हमें मिलेगी उसकी कुछ ना कुछ वैलिडिटी होगी, है ना। तो यहाँ पे जो भी आपको स्क्रिप्ट मिलेगी उसकी वैलिडिटी होगी 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है। पेज नंबर 8.65,
टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 एंड 2 में ये यूज हुई है, ठीक है, पार्ट 1 एंड 3 के अंदर, आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस हो गया है पॉइंट आई गेस आईसीआई से कि ये मेंशन नहीं किया, लेकिन आपके सॉल्यूशन के अंदर ये मेंशन है, तो कहीं पे भी कवर कर रखा है उन्होंने, तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए तुम ध्यान रखना 24 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ये स्क्रिप्ट की वैलिडिटी है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, जैसे आपको मैंने नोटिफाइड सर्विस बोली कि आपको नोटिफाइड सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। अब नोटिफाइड सर्विसेज जो आपको एक्सपोर्ट करनी है उसमें ही मैंने कुछ सर्विसेज स्पेसिफाई कर दी। लेट्स से कि आपके पास नोटिफाइड सर्विसेज है 10, उसमें से मैंने बोला 4 सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें तुम अगर फॉरेन एक्सचेंज में पैसे नहीं लाए, तुम इंडियन करेंसी में ही पेमेंट ले आए ना, तब भी मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुमने नेट फॉरेन एक्सचेंज किया, ठीक है। अब ये कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज है हमारे कोर्स में नहीं है, आप लोगों को भी इस लाइन पे नहीं जाना, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि ये नोटिफाइड सर्विसेज है, इन नोटिफाइड सर्विस सॉरी ये स्पेसिफाइड सर्विसेज है, और इन स्पेसिफाइड सर्विसेज पे फॉरेन करेंसी लाने की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, आप आईएनआर में ला सकते हैं, ठीक है। यही बोला, पेमेंट इन इंडियन रुपीज फॉर सर्विसेज चार्जेस अर्न ऑन स्पेसिफाइड सर्विसेज शेल बी ट्रीटेड एट रिसीट इन डीन फॉरेन करेंसी, ठीक है। सिंपल कि आपकी जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है अगर आप उसको फॉरेन में करेंसी में अर्न ना करके आईएनआर में करते हो तो वो भी माना जाएगा। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन हुई है वो भी आपके लिए नेट फॉरेन एक्सचेंज की काउंटिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया था एलिजिबल कैटेगरीज, ठीक है, कि किस किस को स्कीम मिलेगी, ठीक है। आईईसी होना चाहिए, याद है ना ये पॉइंट, ठीक है। तो तुम्हारे पास एलिजिबल कैटेगरी, अब कौन है इन एलिजिबल कैटेगरी। इन एलिजिबल कैटेगरी का क्या मतलब है, अब क्या हुआ, मान लो तुम नेट फॉरेन एक्सचेंज निकाल रहे हो, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें फॉरेन की कंपनी को तुम में बड़ा इंटरेस्ट आया और उन्होंने तुमसे पैसे लगा दिए तुम पे, यानी इक्विटी कंट्रीब्यूशन दे दिया, ठीक है। तो क्या तुम उसको नेट फॉरेन एक्सचेंज में ऐड कर लोगे, नहीं। क्यों करोगे, खुद सोचो, तुम कोई बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हो, तुमने कुछ सेल किया, तुमने कुछ एक्सपोर्ट किया, नहीं। ये तो कंपनी ने तुम में इन्वेस्ट कर दिया, तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम का, नहीं। मान लो किसी ने तुम्हें डोनेशन दे दी कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये लो डोनेशन, क्या तुम्हारे नेट फॉरेन एक्सचेंज में ऐड होगा, नो। मान लो तुमने लोन दे दिया बाहर, वो लोन की रीपेमेंट हो गई, तो फॉरेन एक्सचेंज तो तुम ले आए, क्या तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा नेट फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग में, नहीं, ठीक है। तो तुम्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, यही बोला है पॉइंट 1 में इनएलिजिबल कैटेगरीज में। इसके बाद है पॉइंट 2। पॉइंट 2 के अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे इनएलिजिबल कैटेगरीज को ही बताया गया, तो तुम्हें सारे पॉइंट्स रीड जरूर करने हैं, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन अगेन पूरा याद नहीं कर सकते, ठीक है। इसको 8 के 8 पॉइंट को रीड जरूर कर लेना एग्जाम। तो क्या है, सर्विस जो हमारा है फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस रिलेटेड टू फाइनेंस सर्विस सेक्टर के लिए, कोई भी फॉरेन करेंसी का लोन आपको मिल रहा है, आप नहीं हो एलिजिबल, मतलब लोन की रीपेमेंट मिल रही है, नहीं हो, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइजेशन ऑफ क्लाइंट, यानी तुम किसी के बेसिस पे रियलाइज करा के दे रहे हो तुम, तो तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे पॉइंट 2 में लिखा है अर्न थ्रू कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, कि तुम एम्प्लॉई हो वहां पे और वो तुम्हें पैसा मिल रहा है, तो तुम वो नहीं माना जाएगा कि तुम्हारी सर्विसेज एक्सपोर्ट हुई है, दिस इज नॉट अ नोटिफाइड सर्विस, ठीक है। इसके बाद तुम्हें कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है तुम्हारी ईईएफसी अकाउंट में, नहीं माना जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या है, सर्विस प्रोवाइडर इन टेलीकॉम सेक्टर, यानी तुम टेलीकॉम सेक्टर में की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो बाहर, तो तुम्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है। एक्सपोर्ट टर्नओवर रिलेटेड टू सर्विसेज ऑफ यूनिट ऑपरेटिंग इन ईओयू ईएसटीपी एसटीपीआई बीटीपी स्कीम, ठीक है। और सप्लाईज ऑफ सर्विसेज मेड टू सच यूनिट, यानी अगर तुम ईओयू ईएसटीपी को कुछ सप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर रिलेटिंग टू सर्विसेज ऑफ यूनिट, यानी ईओयू ईएसटीपी अगर बाहर कर रहा है, नहीं बेनिफिट, अगर तुम उनको कर रहे हो तुम्हें भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेना, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे कुछ कॉमन पॉइंट्स है एसईआईएस के और एमईआईएस के, ठीक है। एसईआईएस और एमईआईएस के कॉमन पॉइंट में सबसे पहले क्या बात हुई, ड्रॉबैक की। अब तुम क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले लिया था, कि तुम्हारी 1 लाख रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी थी, तुम्हारे पास 40,000 था, ठीक है, स्क्रिप्ट की वैल्यू थी 40,000, तो तुमने नेट कितना पे किया, 60,000। तो अब अगर तुम्हें ड्रॉबैक निकालना है, ठीक है, 98% वाला,
प्रोविजन था ना कस्टम में, 98% ड्रॉबैक मिलेगा। तो अगर तुम्हें 98% निकालना है तो तुम किस वैल्यू पे निकालोगे, 60,000 या फिर जो आपने नेट पे किया या फिर 1 लाख? सोचो, सोचो। अगर तुम्हारा जवाब 60,000 है तो तुम्हारा जवाब एकदम गलत है। तुम्हें बेनिफिट कितने में मिलेगा, 1 लाख पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू बन सकता है इस पे। ठीक है, तो तुम्हें जो भी ड्रॉबैक मिलेगा, एमईआईएस हो एसईआईएस हो, ग्रॉस अमाउंट पे मिलेगा, यानी विदाउट डिडक्शन ऑफ स्क्रिप्ट। तो यही बोला, बेसिक कस्टम ड्यूटी पेड इन कैश और थ्रू डेबिट अंडर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। ठीक है, कैश में तुमने जो पे करी हो या फिर तुमने डेबिट कराई हो अपनी क्रेडिट स्क्रिप्ट को, तो तुम्हें एडजस्ट करके ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ठीक है, डन। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। कई बार क्या होता है, 2-3 लोग मिलकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या सबको बेनिफिट मिल जाएगा? सर्विसेज, 2-3 लोग मिलके सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या सबको एक ही सर्विस एक्सपोर्ट, तो एक ही सर्विस हो रही है, 2-3 लोग सिर्फ मिलके कर रहे हैं, तो क्या दोनों तीनों को बेनिफिट मिलेगा? नो। गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं होगा, जिसके अकाउंट में बेनिफिट आएगा, जिसके अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, उसी को बेनिफिट मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड, incentive of MEIS and SEIS are available to units located in SEZ also। यानी अगर तुम SEZ हो, तुम्हारे यूनिट्स है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज का, तो उनको भी ये बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, MEIS हो चाहे SEIS हो। इसके साथ FTP खत्म, फाइनली खत्म। ठीक है, लेकिन हमारी सारी वीडियोस में हमने यही किया है, क्या किया है, पूरी वीडियो खत्म होने के बाद एक क्विक रिवीजन जरूर करिए, जो आप एग्जाम के टाइम सुनोगे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं फटाफट। ठीक है, करें स्टार्ट, चलो करें। ऑब्जेक्टिव क्या है एसईआई स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम एक्सपोर्ट करें, किसको एनकरेज करें, एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। ठीक है, नोटिफाइड सर्विसेज हमारे कोर्स में नहीं। ठीक है, एलिजिबल सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास आईईसी कोड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, जब वो सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, प्रोवाइडेड नोटिफाइड सर्विसेज, नोटिफाइड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, तुम्हारे पास आईईसी है, तुम नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और इन दी स्पेसिफाइड मैनर कर रहे हो जो गवर्नमेंट ने तुम्हें बोला है। ठीक है, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें एलिजिबल सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद लिमिट, कि तुम्हें मिनिमम कितना नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके लाना है। अगर तुम इंडिविजुअल हो या सोल प्रोप्राइटर हो, तुम्हें $10,000 10,000 अर्न करके लाना है मिनिमम नेट फॉरेन एक्सचेंज। अगर तुम अदर सर्विस प्रोवाइडर हो यानी कंपनी, तो कंपनी के केस में तुम्हें 15,000 लाना है, $15,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पता चला कि हमें एक्सपोर्ट करना है कैसे, स्पेसिफाइड मैनर में। स्पेसिफाइड मैनर के हमने बताया कि यहाँ पे 2 मोड्स कवर है, मोड 1 एंड मोड 2। मोड 1 का मतलब क्या, तुम्हारी खुद की कंपनी है बाहर, तुम कंपनी को सर्विस दे रहे हो, कंपनी बाहर लोगों को सर्विस दे रही है, अलाउड नहीं। तुमने क्या किया, अपने एम्प्लॉय भेज दिए वहां पे और वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी अलाउड नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट सर्विस देना है। तो मोड 1 मोड 2 यही। नेट फॉरेन एक्सचेंज, नेट फॉरेन एक्सचेंज का मतलब तुमने कितना अर्न किया फॉरेन करेंसी में, माइनस कितना एक्सपेंस तुम्हें पे करना पड़ा उस चीज को अर्न करने के लिए, दैट इज योर नेट फॉरेन एक्सचेंज। अगर तुमने कोई भी एक्सपेंस किया है उस फॉरेन अर्निंग को अर्न करने में इन INR इंडियन करेंसी, वो डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो भी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगी सबकी वैलिडिटी होती है, इसकी कितनी है, 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं जिसमें अगर तुम इंडियन करेंसी में भी पेमेंट लाते हो तो तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा एसईआईएस का। जनरली तुम्हें किस में लाना होता है, फॉरेन करेंसी में, लेकिन यहाँ पे तुम अगर इंडियन करेंसी में भी लाओगे तो तुम्हारा अलाउ कर दिया जाएगा, तुम्हें नेट फॉरेन एक्सचेंज में इसको काउंट कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें बेनिफिट मिल जाएगा। अगर तुम्हें इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट मिल रही है, वो भी तुम्हारा एलिजिबल हो जाएगा किसमें, नेट फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग। ठीक है, इन एलिजिबल कैटेगरीज क्या, अगर तुम्हें इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिल गया, यानी तुम्हें इक्विटी फॉर्म में पैसा तुम्हारे पास आया, तुमने डिबेंचर लगाए थे कहीं पर और डिबेंचर की पेमेंट मिल गई, तुमने लोन दिया था लोन की पेमेंट मिल गई, तुम्हें डोनेशन मिल गई, तो तुमने कोई मेहनत नहीं करी है,
ठीक है, इसलिए तुम्हें इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तुमने लोन दिया था, लोन की रीपेमेंट आ गई, बस ये तुम्हारा पैसा डूबा नहीं, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा इन एलिजिबल। इसके बाद हमने कुछ पढ़े 8 पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट्स आपको रीड करने हैं। सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपने कोई लोन दिया हो उसका, आपने कस्टमर के बिहाफ पे कुछ रियलाइज कराया, वो नहीं अलाउड। ठीक है, आपने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट के लिए भेजा बाहर किसी को, अलाउड नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर सर्विसेज दे रहा है, अलाउड नहीं है। ईओयू ईएसटीपी एसटीपी है, आप उसको सर्विस दे रहे हो, नहीं माना जाएगा एलिजिबल। वो सर्विसेज दे रहा है ईओयू ईएसटीपी एसटीपी, बाहर नहीं माना जाएगा। ठीक है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी सर्विसेज बाहर दे रहा है, नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ पढ़े कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स ड्रॉबैक, ड्रॉबैक में हमने बोला जितना भी आप ड्यूटी पे करते हो, बेसिक कस्टम ड्यूटी इन कैश, उसका भी ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, और जितनी आपने स्क्रिप्ट से एडजस्ट करी उसका भी ड्रॉबैक। कई बार क्या होता है, एक सर्विसेज एक से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं, तो बेनिफिट सबको मिलेगा नहीं, बेनिफिट उसको मिलेगा जिसके अकाउंट में पैसा आया होगा। ठीक है, इसके बाद इंसेंटिव एमईआईएस और एसईआईएस का अवेलेबल टू यूनिट्स लोकेटेड इन एसईजेड ऑल्सो। अगर आप एसईजेड में हो और सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे भी बेनिफिट मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा एसईआईएस खत्म और हमारा एफटीपी खत्म, डन। अब तुम सोच रहे होगे नोट्स जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी मैंने तुम्हारे लिए एक एफटीपी सिंप्लीफाइड बुक बना दी है। ठीक है, दैट इज अ बुक फॉर 22 पेजेस, लेकिन उस 22 पेजेस में 15 या 16 पेजेस ही हैं टोटल, जिसमें ये सारी स्कीम हमने जो जो पढ़ी, हमने एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए, ठीक है, और हमने ईपीसीजी, हमने एमईआईएस और हमने एसईआईएस, ये सारी स्कीम जो पढ़ी है सिर्फ 15 से 16 पेजेस में कवर है। 15-16 पेजेस के बाद जितना कंटेंट बाकी रह गया वो 5 और 6 पेजेस में, वो अलग इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यानी जो मेरे को तुम्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद से पढ़ सकते हो, सिर्फ रीड करना है, और उसके एग्जाम, उसके टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चन है तो मैंने वो मार्क कर दिए। जैसे हमने यहाँ मार्क किए थे ना, ये देखो कि TYK क्वेश्चन 11, ऐसा तुम्हें उस बुक में मिल जाएगा कि इस बुक में इस टॉपिक पे क्वेश्चन है, ताकि तुम सिर्फ वो टॉपिक पढ़ो और तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, ये वीडियो तुम्हारे काम आएगी क्योंकि इसके अंदर एंड में समरी भी है। ठीक है, तो वो समरी सुनना एग्जाम टाइम पे, और कुछ नहीं करना। इसके क्वेश्चन जरूर कर लेना, एसीआईएस की तरफ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एसीआईएस एमईआईएस की तरफ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बाकी एडवांस ईपीसीजी डीएफआईए, ठीक है, इन सब से तुम्हारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको सुन के जरूर जाना। 5 मार्क्स खोना मत, क्योंकि इतना इजी है ये। ठीक है, और हाँ, तुम्हें बुक मिलेगी कहाँ एफटीपी सिंप्लीफाइड, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आ जाओ फटाफट टेलीग्राम ग्रुप में और बुक ले लो अपनी। ठीक है, चलो सी यू गाइस।